श्रद्धा ने कर्तव्य को अर्जेंट हॉस्पिटल आने को कह दिया। कर्तव्य, जो कि कॉलेज से घर निकल रहा था, वह फिर घर न जाकर सीधा हॉस्पिटल ही आ गया था। श्रद्धा ने उसे फ़ोन पर नहीं बताया था कि रागनी प्रेग्नेंट है। श्रद्धा ने उसे रूम नंबर बता दिया, इसलिए वह सीधा ही वहां आ गया। रागनी ने जब उसे देखा तो उसके मुंह से निकलने वाले शब्द थे, आई डोंट वांट दिस बेबी, आई वांट टू अबॉर्ट इट। क्या हुआ रागनी? कर्तव्य कुछ हैरान सा बोला और रागनी के पास आकर बैठ गया। उसने रागनी के कंधे को पकड़ा तो उसे महसूस हुआ कि वह कांप रही थी। उसने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा। ये क्या कह रही हो तुम? और उसके आंसू पोंछते हुए, तुम्हारी आंखों में ये आंसू? क्या बात है रागनी, रो क्यों रही हो? रागनी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसने रोते हुए अपने सिर को कर्तव्य के सीने से लगा दिया। आप प्लीज मेरी बात मानिए, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर को कहिए कि वह इसे। क्या तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा है जो पागलों जैसी बात कर रही हो? खुशी की बात है ये। और तुम हो कि मन तो कर रहा है कि तुम्हें एक थप्पड़ लगा दूं ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। सच रागनी, तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़े हुए हैं। अरे बोलने से पहले कुछ सोच समझ तो लो। जानती भी हो कि कितनी बड़ी बात बोल रही हो तुम। रागनी की बातों को बीच में ही काटकर श्रद्धा गुस्से में भड़क उठी थी रागनी पर, क्योंकि उसे उसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि कोई माँ अपने बच्चे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। यह एहसास तो एक औरत की जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है कि वह माँ बनने वाली है। 9 महीने अपने बच्चे को अपनी कोख में रखकर उसे अपने खून से सींचती है। अपने बच्चे के लिए वह हर परेशानी को नज़रअंदाज कर देती है, और जब अपने बच्चे की पहली रोने की आवाज़ सुनती है ना, तो खुद दर्द में होते हुए भी वह मुस्कुरा उठती है। पर यहाँ तो ये खुद ही अपने बच्चे को अबॉर्ट करने की कह रही थी। श्रद्धा प्लीज, 1 मिनट। कर्तव्य फौरन उसे चुप करवाता हुआ बोला। श्रद्धा ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को दबाया और परिस्य को लेकर रूम से बाहर चली गई, क्योंकि अगर वह यहाँ रहती तो शायद उससे चुप न रह जाता। और कुछ वह चाहती थी कि रागनी और कर्तव्य दोनों अकेले में इस बारे में बात करें। श्रद्धा के जाने के बाद कर्तव्य ने रागनी को उसके दोनों कंधों से पकड़ा और उसे खुद से दूर किया। वह अभी भी रो रही थी। बात करते हैं, पर पहले तुम चुप हो जाओ। कर्तव्य उसके आंसू पोंछता हुआ बहुत ही नरमी से बोला। रागनी सुबकने लगी। उसे यूं देख और उसकी बातें सुनकर तो कर्तव्य भी बेचैन और परेशान हो गया था, पर उसने अपने चेहरे से लगने नहीं दिया। क्या बात है, मुझे आराम से बताओ। वह उसके हाथ को अपने हाथ में बहुत ही मजबूती से पकड़ता हुआ बोला। ये डॉक्टर बोल रही हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैंने हमेशा ध्यान रखा था, नहीं पता, अपने पेट पर हाथ रखकर। ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? क्या क्या मतलब है रागनी? मेरा बच्चा, मेरा मतलब है कि हमारा बच्चा है ये। कर्तव्य उसकी ये बात सुनकर नाराजगी से बोला। हाँ हाँ, हमारा बच्चा है, पर मुझे मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर से कहिए कि इसे वह गिरा दे। वह डरते हुए कर्तव्य से बोली। जस्ट शट अप रागनी, ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो? होश में भी हो कि नहीं? कर्तव्य उसे डांटता हुआ बोला। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अपने सिर को पकड़कर रोते हुए, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। रागनी रट्टू तोते की तरह एक ही बात को बार बार दोहरा रही थी। एक अजीब सा डर उसके चेहरे पर साफ तौर से देखा जा सकता था, और कर्तव्य अनजान नहीं था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रागनी किस चीज से इतना डर रही है। ऐसी क्या बात हो गई? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो हम इसे अबॉर्ट करवा देंगे, पर पहले मुझे कारण बताओ कि तुम्हें ये बच्चा क्यों नहीं चाहिए। कर्तव्य शांति और बहुत ही नरमी से बोला। क्या आप ताउम्र मेरे साथ रहेंगे? रागनी ने सवाल किया, जिसे सुनकर कर्तव्य पहले थोड़ा हैरान हुआ और फिर सोचकर बोला। ताउम्र कुछ नहीं होता है रागनी। अगर हम इस दुनिया में आएंगे तो एक न एक दिन तो जाना निश्चित है। ऊपर की तरफ हाथ करके, किसकी किस्मत में कितने सांस है, ये तो बस उस ऊपर वाले को पता है। उसके पास हमारी हर एक सांस की गिनती है। कोई भरोसा नहीं जिंदगी का कि कल हो ना हो। कर्तव्य ने लॉजिकली जवाब दिया था, पर उसका ऐसा जवाब सुनकर रागनी और डर गई थी। फिर तो आपका भी कोई भरोसा नहीं है? हाँ। कर्तव्य थोड़ा चौंका था, पर फिर भी उसने छोटा सा जवाब दिया।
और सच ही तो था कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था कि कब वह ऊपर वाला हमसे हमारे चलते सांस छीन ले, कि आज है और शायद कल ना हो। और ऊपर वाले को बहाने बनाते देर कहाँ लगती है। तो आप ही बताइए फिर कि मैं क्यों क्यों इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊं। मैं अपने आंसू साफ करती हुई बोली, जो लगातार उसकी आंखों से बह रहे थे। मैं कुछ समझा नहीं रागनी। वह नासमझी वाले भाव के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोला, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज आप मेरे साथ हैं और अगर कल ना हुए तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगी ना। और हमारा बच्चा अनाथ, जैसे पापा के जाने के बाद मैं हो गई थी। फिर घर वाले मेरी दूसरी शादी करवा देंगे जैसे मम्मी की करवाई थी। और फिर मैं मेरे बच्चे से दूर हो जाऊंगी जैसे मम्मी मुझसे हो गई थी। और मेरा बच्चा भी मुझसे नफरत करेगा जैसे मैं मम्मी से करती थी। मैं तो जीते जी मर जाऊंगी मैं। रागिनी ने आज अपने अंदर का डर कर्तव्य के सामने खोल कर रख दिया था। और शायद यही कारण था कि वह खुद का बच्चा नहीं चाहती थी। उसके अंदर का यही वह डर था जो उसे हमेशा अपने काबू में रखे हुए था। रागिनी की बात सुनकर कर्तव्य का मुंह जैसे सिल गया था। और अब उसे समझ आ गया था कि रागिनी किस बात से इतना डर रही है। उसने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई और आगे बोली, माँ बाप के बगैर जीना कैसा होता है ये बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मैं नहीं देख सकती कि मेरा बच्चा भी उसी तरह जिंदगी जिए जैसी मैंने जी है। और और क्या पता कि ऊपर वाले ने मेरी और मम्मी की किस्मत एक ही स्याही से और एक ही कलम से लिखी हो। अपनी गर्दन को नामे हिलाते हुए, मैं जानबूझकर ये सब नहीं कर सकती। रागनी शांत। कर्तव्य उसके चेहरे को अपने हाथों में भरता हुआ उसकी आंखों में आंखें डाले बोला। रागनी चुप हो गई और कर्तव्य को अपनी डबडबी आंखों से देखने लगी। हम घर चलकर आराम से बात करेंगे। कर्तव्य उसके माथे को चूमकर बोला और बेड से उठ खड़ा हुआ। रागनी ने फौरन ही उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, हम ऐसे घर नहीं जाएंगे। आप डॉक्टर से बोलिए कि वह पहले मेरा अबॉर्शन करे, उसके बाद ही हम घर जाएंगे। रागनी, हम पहले इस बारे में थोड़ा सोचते हैं, फिर ही आगे फैसला लेंगे। वह उसे समझाता हुआ बोला, ना सोचने की ज़रूरत है और ना ही समझने की। बस मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। आप डॉक्टर को कह दीजिए कि हम अबॉर्शन करवाना चाहते हैं। कर्तव्य की बात सुनकर रागनी फौरन बोली, चुप, एकदम चुप हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार कर्तव्य गुस्से में बोला, जिससे रागिनी सहम कर खुद में ही सिमट गई। कर्तव्य ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। हम घर चल रहे हैं और रही बात अबॉर्शन की तो वह हम नहीं करवाएंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना यहाँ से। उसने एक हाथ से बेड को कस के पकड़ लिया और ना में सिर हिलाती हुई बोली, रागनी, मैंने कहा चलो। मैं उसे खींचते हुए बोला, नहीं जाना। रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगी। उसने उसका हाथ छोड़ा और उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में उठा लिया। फिर वह उसे लेकर बाहर निकल गया। रागनी अपने हाथ पैर मार रही थी, पर कर्तव्य बिल्कुल नहीं रुका। श्रद्धा भी परिस्य को लेकर उनके पीछे पीछे चल दी। कर्तव्य ने उसे गाड़ी में बिठाया और श्रद्धा भी गाड़ी में पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गई। कर्तव्य ड्राइविंग सीट पर बैठता हुआ गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अकल नाम की चीज ही नहीं है तुम्हारे पास रागनी। मैंने बोला ना कि हम इस बारे में सोचेंगे, पर नहीं, हर बार जिद करके बैठ जाती हो कि सब तुम्हारी बात सुने। हद होती है। वह गुस्से में बोला और गाड़ी हॉस्पिटल से निकाल कर घर की तरफ ले ली। माँ बनना तो एक औरत को मुकम्मल बनाता है रागनी, और तुम तो बेफजूल की जिद पकड़ कर बैठी हो। ऐसा नहीं होता है जैसा तुम कह रही हो। श्रद्धा नाराजगी से ही सही पर रागनी को समझा रही थी, पर वह इस वक्त कुछ समझना ही नहीं चाह रही थी। वह रुंधे गले से बोली, कोई भी ना मुझे समझता है और ना मेरे जज्बातों को। श्रद्धा प्लीज, इसे कुछ ना कहो, क्योंकि इसे कुछ समझ नहीं आएगा। फिलहाल इसे समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। कर्तव्य ड्राइविंग करता हुआ बोला और अगले ही पल एक जोर का मुक्का उसके कंधे पर पड़ा था। उसने रागिनी को घूर कर देखा तो वह भी गुस्से में उसे देख रही थी। उन दोनों को यूं देखकर श्रद्धा ने अपना सिर नामे हिला दिया। कर्तव्य ने श्रद्धा को उसके घर छोड़ा और फिर रागिनी को लेकर घर आ गया। घर आते ही रागिनी सीधा अपने कमरे में चली गई थी।
क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था कि उसे कोई समझ नहीं रहा है। स्पेशली कर्तव्य, उसे उससे ये उम्मीद नहीं थी, बल्कि वह तो चाहती थी कि कर्तव्य जैसे आज तक उसके हर फैसले में उसका साथ देता आया है, तो वह इस फैसले में भी उसका साथ दे। पर जब ऐसा नहीं हुआ तो रागनी का पारा चढ़ गया था। रागनी की जिद को देखते हुए कर्तव्य ने फिलहाल किसी को भी कुछ न बताने का सोचा और वह भी अपने कमरे में आ गया। रागनी बेड पर बैठी हुई सोच सोचकर अपने आंसू बहा रही थी। कर्तव्य ने किसी को मैसेज किया और फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। उसके जाने के बाद रागनी ने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया और शाम को रश्मि जी रागनी से मिलने आई थी, या यूं कहें कि कर्तव्य ने उन्हें बुलाया था ताकि वह रागनी से बात करें और उसे समझाएं। रश्मि जी रागनी के साथ उसके कमरे में ही आ गई थी। रहमानी जी उनकी चाय वहीं रखकर चली गईं। मनोरमा जी उनके पास जा रही थीं, पर कर्तव्य ने साफ तौर पर मना कर दिया था उन्हें कि वे अभी ना जाए वहाँ। कर्तव्य की बात उन्हें बुरी जरूर लगी थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह चाहता था कि रश्मि जी रागनी से बात करें कि उसने हॉस्पिटल से घर आते ही उन्हें फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था। हाँ, वह समझ रहा था कि रागनी के मन में डर बैठ गया है, जिसे सिर्फ रश्मि जी ही हटा सकती हैं। मम्मी, आप यूँ अचानक, आपने तो फ़ोन करके भी नहीं बताया कि आज आप आ रही हैं। रागनी उनके हाथ में चाय का कप थमाती हुई बोली, तो रश्मि जी मुस्कुरा दी। हाँ भाई, आना तो था ही तुम्हें बधाई देने। बधाई किस बात की? माँ बनने जा रही हो, इस बात की बधाई? वह चाय का एक सिप लेती हुई बोली। पर रागनी के चेहरे के रंग बदल गए और अब उसे समझ आया कि हो ना हो रश्मि जी को यहाँ कर्तव्य ने ही बुलाया था। आपको प्रोफेसर ने बताया ना ये सब? हाँ, रश्मि जी ने बिना झूठ कहे सीधा सच कहा, और सच्चाई भी यही थी कि कर्तव्य ने ही उन्हें यहाँ बुलाया था। मम्मी, प्रोफेसर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और ना ही मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए। पर आप तो मेरी मम्मी है ना, आप तो मुझे समझेंगी ना? रागनी उम्मीद से उनकी तरफ देखती हुई बोली, और ये बोलते हुए उसकी आंखें पनीली हो गई थी। रश्मि जी ने अपने दूसरे हाथ में पकड़े चाय के कप को ट्रे में रखा और वह उसके गाल पर हाथ रखकर बहुत ही नरमी से बोली, बेटा, तुम गलत कर रही हो। क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? जो हो गया उसे भुला दो और अपने आज में जियो। यानी आप भी मेरे साथ नहीं है, आप भी मुझे नहीं समझ रही। मैं उनके हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए नाराजगी से बोली, हाँ, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, क्योंकि बेटा तुम गलत हो। अगर सब तुम्हारे जैसा सोचें तो इस दुनिया में कोई बच्चा ही नहीं पैदा करे। इतनी बड़ी खुशी है ये, पर तुम हो कि इस खुशी को ही खत्म करने का सोच रही हो। जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत एक जैसी हो। तुम अपने इस डर की वजह से अपनी खुशियां तहस नहस कर रही हो, जो बहुत ही गलत है। मैं समझती हूँ तुम्हारा डर, पर बेटा, तुम्हारा यह डर बेवजह है। बेवजह नहीं है मेरा डर, और मुझे मेरी किस्मत पर जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इसने मेरा बहुत कुछ छीना है। ऊपर वाला ना करे कि अगर प्रोफेसर को कुछ हो गया तो? अपने पेट पर हाथ रखकर मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? उनकी बात बीच में ही काट रागनी भावुक होकर बोली, बेटा, दुख दर्द सबकी जिंदगी में आते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वह जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। किसी की जिंदगी में पहले तो किसी की जिंदगी में बाद में, पर दुख आते जरूर हैं। जैसे एक काली रात के बाद सुनहरी सुबह का आगाज होता है, उसी तरह अब इतने सारे दुखों के बाद ऊपर वाले ने तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के रंग भरे हैं। इसे अपने डर की वजह से बेरंग मत करो बेटा, और खुले दिल से इसे अपना लो। रश्मि जी उसे समझाती हुई बोली। उनकी बात सुनकर रागनी सोचने लगी थी, पर डर अभी भी उस पर हावी था। अच्छा ठीक है, तुम डर रही हो कि अगर कर्तव्य को कुछ हुआ तो तुम्हारा क्या होगा, है ना? तो ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। खुद पर, अपनी किस्मत पर, ऊपर वाले पर भरोसा नहीं है, पर मुझ पर तो है ना? मेरी बात मान कर ही अपनी इस खुशी को खुले दिल से अपना लो। पास्ट या फिर फ्यूचर का ना सोचकर प्रेजेंट में जियो। रागनी के हाथ को थपथपाते हुए, माना कि तुम्हें यह बच्चा नहीं चाहिए, क्या तुमने कर्तव्य के बारे में सोचा है? क्या वह भी यही चाहता है? रागनी के माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि रश्मि जी सही कह रही थी। कहाँ उसने कर्तव्य के बारे में सोचा था, वह बस अपने बारे में ही सोच रही थी। मुझे पता है कि वह क्या चाहता है,
रागिनी ने उनकी तरफ देखा। वह चाहता है कि तुम इस बच्चे को जन्म दो रागिनी। एक बार, बस एक बार खुद के बारे में न सोचकर कर्तव्य के बारे में सोचो। बाकी फैमिली वालों के बारे में सोचो। सच कहूँ तो सुकून मिलेगा तुम्हें उनके चेहरे की खुशी देखकर कि वजह तुम हो उनकी खुशी की। और तुम अकेली नहीं हो बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। भरी फैमिली है तुम्हारे साथ। हम सबकी दुआएं भी। नेगेटिव मत सोचो, बस पॉजिटिव सोचो। बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो। रश्मि जी ने अपनी बात रख दी और फिर वह शांत हो गई। वहीं रागनी किसी सोच में पड़ चुकी थी। बिल्कुल वह सेल्फिश थी। वह नहीं सोचती थी किसी और के बारे में, जरा भी नहीं। उसने कांपते हाथों से अपने पेट को छुआ। एकाएक उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। रागनी बेटा, पहले सोचो, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। रश्मि जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली तो रागनी ने हमें सिर हिला दिया। डिनर करने के बाद कर्तव्य और रागनी दोनों ही अपने कमरे में आ गए थे। रश्मि जी बहुत पहले ही जा चुकी थी। बेड पर लेटी हुई रागनी सिर्फ रश्मि जी की कई बातों के बारे में ही सोच रही थी। उसने धीरे से कर्तव्य की तरफ देखा, जो दूसरी तरफ करवट बदले आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा, फिर अजीब सा मुंह बना दिया। प्रोफेसर, कर्तव्य कुछ नहीं बोला। प्रोफेसर, कर्तव्य फिर भी कुछ नहीं बोला। रागिनी ने धीरे से अपने हाथ को उसके कंधे पर रखा। प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए। आज बहुत सुन ली तुम्हारी बात। मेरा पेट ऑलरेडी भर चुका है तुम्हारी बेतुकी बातें सुनकर। अब ज्यादा जान नहीं कि और सुन सकते हैं। तुम्हें जो करना है करो, कर्तव्य उखड़े से अंदाज में बोला। आपने कभी क्यों नहीं बताया कि आपको बच्चा चाहिए? वह उठकर बैठ गई और फिर उसने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। हाँ, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता था। मुझे लगता था कि कम से कम यह फैसला तो तुम्हारा ही होना चाहिए। पर अब क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं। तुम वो करो जो तुम्हें करना है। कर्तव्य बिना उसकी तरफ देखे बोला। कर्तव्य की बातें रागनी को बुरी तरह से चुभ रही थी। वह वापस से अपनी जगह लेट गई और धीरे से अपनी भीगी हुई पलकें अपनी आंखों पर फैला दी। कर्तव्य और बाकी सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे और रहमानी जी रागनी को बुलाने ऊपर गई हुई थी। तभी वह रेलिंग पर खड़ी होकर थोड़ा चिल्लाते हुए बोली, मनोरमा जी, कर्तव्य बेटा, देखो रागनी को क्या हो रहा है। एक अजीब सी घबराहट थी उनकी आवाज में। कर्तव्य ने अपना नाश्ता वहीं छोड़ दिया और ऊपर की तरफ दौड़ा कि वह तो जानता था उसकी हालत को। क्या हो गया मनोरमा, बहू जाकर देखो। सुशील जी सीढ़ियों की तरफ देखते हुए मनोरमा जी से बोले तो मनोरमा जी हाँ में सिर हिलाकर ऊपर की तरफ बढ़ गईं। कर्तव्य जैसे ही कमरे में आया तो उसे बाथरूम में कुछ आवाजें आईं। वह बिना वक्त गवाए अंदर आ गया। रागनी सिंक के पास झुकी हुई उल्टियां कर रही थी। उसने आगे बढ़कर उसे थाम लिया और धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगा। जब उसे ठीक महसूस होने लगा तो उसने वहीं रखे तौलिए से अपना मुंह को साफ किया। अब कुछ बेहतर महसूस हो रहा है? कर्तव्य ने सवाल किया तो रागनी ने हाँ में सिर हिला दिया। कर्तव्य उसे लेकर बाहर आया और उसे बेड पर बिठा दिया। रहमानी जी उसके पास ही बैठ गईं। क्या हुआ मेरी बच्ची को? तबीयत खराब है? डॉक्टर के पास चलें? नहीं आरडी, मैं ठीक हूँ। वो पानी पी लिया था शायद, इसलिए वोमिटिंग हुई। रागनी अपने सिर को बेड के सिरहाने से लगाती हुई बोली। उसने अभी भी कर्तव्य का हाथ छोड़ा नहीं था। अरे बेटा, ऐसे खाली पेट पानी नहीं पीते हैं। मनोरमा जी अंदर आते हुए बोली। तुमने तो डरा दिया था सबको, रहमानी जी की ओर देखते हुए। और तुम्हारी ये आरडी, ये तो तुम्हारी एक चीख पर पूरे घर को ही सिर पर उठा लेती हैं। आरडी मुझसे बहुत प्यार करती हैं ना, इसलिए वह मुझे तकलीफ में नहीं देख पाती। रागनी रहमानी जी की तरफ देखकर मुस्कुराई। बेटा, मैं तुम्हारा नाश्ता यहाँ लेकर आती हूँ। रहमानी जी उठते हुए बोली कि तभी रागनी ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं आरडी, मैं ही नीचे आ रही हूँ, आप सब चलिए, मैं अभी आई। ठीक है, रहमानी जी हल्का सा मुस्कुराकर बोली और फिर मनोरमा जी के साथ वहां से चली गईं। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, रागनी प्यार से उसकी तरफ देखकर बोली। रागनी से नाराजगी के बावजूद भी उसने उसके सिर को सहला दिया
और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रागिनी ने बच्चों की तरह अपना मुंह फुला लिया। फिर वह उठी और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वह नीचे आई तो उसने देखा कि वहाँ कर्तव्य नहीं था। शायद वह कॉलेज जा चुका था। उसका चेहरा और लटक गया। वह चुपचाप अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। रहमानी जी ने उसकी प्लेट में नाश्ता परोसा। मुझे आप सबको एक बात बतानी है, रागनी थोड़ा झिझकते हुए बोली। सुशील जी, रमेश जी और मनोरमा जी तीनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। हाँ बेटा कहो, क्या बात बतानी है? सुशील जी एक अपनेपन के साथ बोले। रागनी ने अपने चेहरे को नीचे किया और अपने हाथों को आपस में घूंटे थोड़ा शर्माती हुई बोली। दरअसल दादाजी, आप आप परदादा बनने वाले हैं। वह तो ठीक है बेटा, पर रुककर रागनी की बात को मन ही मन दोहराया और अगले ही पल वह खुशी से भर उठे। क्या मैं सच में परदादा बनने वाला हूँ? सुशील जी खुशी से बोले तो रागनी ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी हाँ सुनकर मनोरमा जी ने खुशी से अपने हाथ जोड़े और सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने यह खुशखबरी सुनी। कान तरस गए थे उनके। मनोरमा जी ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। मैं बता नहीं सकती रागनी कि मुझे यह खुशखबरी सुनकर कितनी खुशी हो रही है। मन कर रहा है चिल्ला चिल्ला कर सबको बताऊं कि मैं दादी बनने वाली हूँ। मेरे घर भी जल्दी एक छोटा सा बच्चा आने वाला है। वह खुशी से बोली। सच कहूँ तो सुकून मिलेगा तुम्हें उनके चेहरे की खुशी देखकर कि वजह तुम हो उनकी खुशी की। एकाएक उसके कानों में रश्मि जी की बात गूंज उठी। उसने सबके चेहरों की तरफ देखा तो सबकी खुशी देखते ही बन रही थी। सच में सुकून का एहसास उसके अंदर एक गुदगुदी सी कर गया था। उनके साथ वह भी मुस्कुरा दी। रहमानी जी ने भी खुशी खुशी उसे ढेरों दुआएं दी और उनकी दुआओं को रागनी ने खुशी खुशी समेट लिया। सुशील जी ने जब ये खुशखबरी दिवेश जी को बताई तो उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने वहां जल्द आने का कहकर फोन रख दिया था, क्योंकि वह जब से दिल्ली गए थे फिर वह वापस मुंबई आए नहीं थे। पर यह खुशखबरी सुन उनका बहुत मन होने लगा। मनोरमा जी और रहमानी जी दोनों ने ही रागनी को बहुत सी बातें बताई जो उसके काम आने वाली थी। कुछ परहेज जो उसे अब बरतने थे। क्या खाना था, क्या पीना था, कैसे चलना था, क्या क्या काम करने हैं, कितना आराम करना है, ऐसी ही कुछ बातें। वह खुशी खुशी ये सब बता रही थी। उनसे फ्री होकर रागनी कमरे में आई। सबसे पहले उसने अपने फ़ोन को उठाया और रश्मि जी को अपने फैसले के बारे में बताया। हाँ, उसने कल रात ही फैसला ले लिया था कि वह अब इस बच्चे को जन्म देगी, खुद की खुशी के लिए और बाकी सबकी खुशियों के लिए भी। ऐसा नहीं था कि उसका डर अचानक खत्म हो गया था, बल्कि अब उसने जो होगा देखा जाएगा वाला मूल मंत्र अपना लिया था। उसके बाद उसने श्रद्धा को बताया और उससे सॉरी भी कहा कि वह सच में ओवर रिएक्ट कर गई थी। श्रद्धा ने भी उसे खुशी से इट्स ओके कह बात को रफा दफा कर दिया था। शुक्र है आखिर तुम्हारी अकल पर पड़े पत्थर हट ही गए। फोन रखते वक्त श्रद्धा ने मजाकिया अंदाज में उससे कह दिया तो वह भी हंस दी। हाँ, श्रद्धा से बात करने के बाद उसे कर्तव्य का ख्याल आया। वह सोचने लगी कि क्या उसे फ़ोन करके बता देना चाहिए या फिर उसके वापस लौटने तक का इंतज़ार करना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फ़ोन को बंद करके रख दिया कि अब तो वह आमने सामने ही बताएगी उसे। मम्मा बहुत स्टूपिड है बेबी, पर मम्माज प्रॉमिस आगे से ऐसी स्टूपिडी नहीं करेगी। आपको कुछ नहीं होने देगी और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। रागिनी मुस्कुराकर अपने पेट को सहलाती हुई बोली। कर्तव्य जैसे ही घर आया सब हॉल में ही बैठे हुए थे। वह थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि जब भी वह कॉलेज से घर आता था तो सब अपने कमरों में ही होते थे, पर आज ऐसा नहीं था। सुशील जी की नज़र जब कर्तव्य पर पड़ी तो वह मुस्कुराकर बोले, आ गए प्रोफेसर साहब? जी दादाजी। मुस्कुराते हुए वह सुशील जी के पास बैठ गया। सुशील जी ने उसके कंधे को थपथपाया। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुशी तो दिख रही है, कर्तव्य उनकी तरफ देखकर बोला तो सुशील जी हंस दिए। अरे भाई, परदादा बनने जा रहा हूँ तो खुशी दिखेगी ही। सुशील जी की बात सुनकर वह थोड़ा चौंका। इन्हें कैसे पता चला? सबसे पहला ख्याल यही आया था उसके दिमाग में। तभी रहमानी जी 2 प्लेट्स में कुछ फ्रूट्स लेकर
हॉल में आई। उन्होंने एक प्लेट तो सुशील जी को दे दी और एक प्लेट शायद रागनी के लिए थी, क्योंकि जब से पता चला है कि वह प्रेग्नेंट है, तब से ही वह और मनोरमा जी दोनों ही उसका खास ख्याल रखने लगी थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको खाने के लिए पूछ रही थी, रहमानी, ये प्लेट को तुम ना कर्तव्य को दे दो, वह अब ऊपर तो जाएगा ही, खिला देगा उसे। मनोरमा जी उनकी तरफ देखकर बोली, फिर कर्तव्य से पहले रागनी को ये खिला देना और उसके बाद तुम भी कपड़े चेंज करके आ जाना, मैं खाना लगा दूंगी तुम्हारा। क्या सबको पता चल गया? पर कैसे? कर्तव्य मन ही मन बोला और रहमानी जी से प्लेट लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जब वह कमरे में आया तो रागनी बेड पर आधी सी लेटी हुई टीवी देख रही थी। यह शायद कोई कॉमेडी शो था। उसका हंस हंसकर बुरा हाल हो चुका था। कर्तव्य ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। वह उसके पास आया और प्लेट को उसके पास ही बेड पर रखता हुआ बोला, ये खा लो पहले। रागनी को कर्तव्य के कमरे में आने का पता नहीं चला था, पर जब उसने उसे अपने पास खड़े देखा तो वह जल्दी से उठकर बैठ गई और टीवी को बंद कर दिया। आप कब आए? अभी कुछ देर ही हुई है। मुझे आपसे बात करनी है। बात मुझे भी तुमसे करनी है। कर्तव्य भी उसके पास ही बैठता हुआ थोड़ा सीरियस होकर बोला, पहले आप कहिए। रागनी ने उसकी ओर देखकर कहा। पहले तो कर्तव्य थोड़ा चुप सा रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं नहीं जानता कि सबको तुम्हारे प्रेग्नेंट होने का कैसे पता चला, पर सच में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, जानती हूँ कि आपने नहीं बताया किसी को, क्योंकि सबको मैंने खुद बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रागनी उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बहुत ही आराम से बोली, क्या? पर क्यों? तुम तो नहीं चाहती हो ना ये बच्चा, तो फिर क्यों बताया तुमने सबको? हाँ, मानती हूँ कि पहले मैंने ही कहा था कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, पर फिर मम्मी ने मुझे समझाया और मैंने भी इस बारे में सोचा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पेट पर हाथ रखकर इस बच्चे को रखूंगी। रागनी ने कहा तो कर्तव्य उसकी तरफ देखकर बोला, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है रागनी, क्योंकि ये फैसला आज भी तुम्हारा ही है। 9 महीने इसे तुम्हें रखना है। आप क्या चाहते हैं? क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या चाहता हूँ? तुम्हें क्या चाहिए इस बारे में सोचो। आप मुझसे नाराज है ना, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। अपने कानों को पकड़कर, सॉरी ना। हाँ, मैंने कल ओवर रिएक्ट कर दिया था, पर बाद में मुझे समझ आ गया। रागनी आंखों में नमी लिए बोली। कर्तव्य ने धीरे से उसकी तरफ देखा तो लग रहा था कि अगर उसने कुछ देर और उससे ऐसे बात की तो वह पक्का रो देगी। नाराज नहीं हूँ, पर कभी कभी तुम्हारी हरकतों पर गुस्सा आ जाता है। वह उसकी नाक पर टैप करता हुआ मुस्कुराकर बोला। उसे मुस्कुराता देख रागनी भी मुस्कुरा दी और धीरे से अपने सिर को उसके कंधे पर रख दिया। सॉरी, पर आगे से कोशिश करूंगी कि मुझसे कोई गलती ना हो और ना ही कुछ बकवास। हाँ, आप खुश तो हैं, बाप बनने वाले हैं। खुश तो होऊंगा ना। और तुम? कर्तव्य उसके चारों ओर अपनी बाहों का घेरा बनाता हुआ बेहद खुशी से बोला। आप खुश तो मैं भी खुश। वह कर्तव्य के गाल पर एक छोटी सी किस करती हुई बोली, फिर थोड़ा रुककर, अच्छा वैसे आपको कल पता चला था कि आप पापा बनने वाले हैं, तो कैसा फील हुआ था? यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं पापा बनने वाला हूँ। एक अलग सी खुशी, एक अलग सा एहसास हुआ था कि अब हमारा भी बच्चा इस दुनिया में आएगा, मुंह को बनाते हुए। पर फिर तुमने कहा कि तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए। उस वक्त लगा कि किसी ने मेरा दिल काट कर रख दिया है। कल से ही बहुत बेचैन सा था। मुस्कुराकर उसके चेहरे की ओर देखते हुए, पर अब सब ठीक है। थैंक यू सो मच रागनी, मुझे और मेरी फैमिली को इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। कर्तव्य मुस्कुराकर बोला, आप मुझे थैंक यू मत कहिए, और ये फैमिली सिर्फ आपकी नहीं बल्कि मेरी भी है, तो उनकी हर खुशी मेरे लिए भी उतनी ही मायने रखती है जितनी आपके लिए। रागनी सहजता से बोली। हाय मेरी समझदार बीवी, आप ड्रोन मार रहे हैं ना? रागनी नाक सिकोड़ती हुई बोली। तो कर्तव्य हंस दिया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। रागनी ने भी उसकी पीठ पर अपनी पकड़ कस दी। आई एम सो हैप्पी यार। और मैं भी। रागनी सुकून से अपनी आंख बंद करती हुई मुस्कुराकर बोली। धीरे धीरे समय बीतने लगा था। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, गिनते गिनते 9 महीने बीत गए। इन बीते महीनों में उसके लिए हर दिन एक नया एक्सपीरियंस होता था। प्रेगनेंसी के दौरान
उसने बहुत से फेस किए थे। माँ बनना इतना आसान नहीं होता है, यह बात उसे काफ़ी अच्छे से पता चल गई थी। कितना कुछ फेस करना पड़ता है, अपनी मनपसंद चीज़ें ना खाना कि अगर खाई तो वापस बाहर ना आ जाए, कभी क्रेविंग, कभी मूड स्विंग, कभी वोमिटिंग, कभी कमर में दर्द, कभी पैरों में दर्द और सूजन, अक्सर बीपी के हाई होने वाली दिक्कत बढ़ते महीनों के साथ उठने, बैठने और चलने में प्रॉब्लम, हर वक्त वीकनेस। इसी बीच उसके नेचर में काफ़ी बदलाव आ गए थे कि अब उसका नेचर कुछ मैच्योर सा हो गया था, या यूं कहें कि उस पर अब धीरे धीरे कर्तव्य की संगत का असर होने लगा था। वह उसे देखकर खुद भी उसकी तरह बनने की कोशिश करने लगी थी। सभी बेहद खुश थे कि उनके घर एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। बढ़ते दिनों के साथ उन सबकी एक्साइटमेंट बढ़ी जाती थी, और वह दिन भी आया जब सुबह से ही रागिनी का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसकी हालत देख आज कर्तव्य भी घर ही रुक गया था, क्योंकि वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। रागिनी धीरे धीरे कमरे में ही चहलकदमी कर रही थी। उसका एक हाथ अपने बेबी बम पर था और दूसरा हाथ कमर पर। कर्तव्य वहीं बेड पर लैपटॉप खोलकर बैठा हुआ काम कर रहा था। एकाएक रागिनी के चेहरे से भाव कुछ बदल से गए थे। जहाँ थोड़ी देर पहले तक वह बेचैन थी, अब उसके चेहरे पर कुछ दर्द सा दिखने लगा था। उसने अपने होठों को आपस में भींच लिया ताकि थोड़ा दर्द कंट्रोल कर सके, कि अक्सर उसके साथ ऐसा होता था। थोड़ी देर के लिए दर्द होता था, फिर गायब भी हो जाता था। उसकी सांसें भी चढ़ने लगीं। वह धीरे से बेड पर बैठ गई, और जब उसका दर्द और बढ़ने लगा तो उसने अपने पेट को पकड़ लिया। प्रोफेसर, देखिए मुझे क्या हो रहा है। क्या हुआ? कर्तव्य ने लैपटॉप को जल्दी से साइड में रखा और रागिनी के पास आकर खड़ा हो गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत दर्द हो रहा है, वह लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली। ठीक है, हम अभी चल रहे हैं। कर्तव्य उसका हाथ मजबूती से पकड़कर बोला। कर्तव्य अपने मुंह पर हाथ रखे हॉस्पिटल में कॉरिडोर के बेंच पर बैठा था और बार बार बाथरूम की तरफ देख रहा था। इस वक्त वह सिर्फ बाहर से ही शांत लग रहा था, पर अंदर से वह बहुत घबराया हुआ था। रश्मि जी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक होगा, डोंट वरी। जी। आनंद जी भी वहीं खड़े थे। उन्होंने भी उसे दिलासा दिया कि सब ठीक ही होगा। मनोरमा जी आना चाहती थी, पर कर्तव्य ने बाद में आने का कहकर खुद रागिनी को लेकर हॉस्पिटल आ गया था। घर पर भी सब बेचैन हो रहे थे, ये सोच सोच कर कि क्या हो रहा होगा। सब ठीक तो होगा ना। कई बार तो मनोरमा जी का फ़ोन भी आ चुका था। आधे घंटे के बाद ही बोर्ड रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकल कर आई। कर्तव्य जल्दी से उठा और उनके पास आकर बेचैन सा बोला, डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक है ना? और बच्चा? एवरीथिंग इज़ ओके मिस्टर राणा। आपकी वाइफ एकदम ठीक है, और आपका बेबी भी। कांग्रेचुलेसन्स, इट्स बेबी गर्ल। थोड़ी देर बाद आपकी वाइफ को रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप मिल सकते हैं उनसे। एक्सक्यूज़ मी, डॉक्टर मुस्कुराकर बोली और वहाँ से चली गई। बेबी गर्ल, डॉक्टर के मुंह से यह सुनकर कर्तव्य को एक अलग सी खुशी हुई थी, और उसी खुशी में उसके आंसू तक निकल आए थे। रश्मि जी और आनंद जी दोनों भी बहुत खुश थे। रश्मि जी ने फ़ोन निकाला और मनोरमा जी को मिला दिया। आनंद जी ने कर्तव्य के कंधों को थपथपाया। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, वह अपने आंसू साफ करता हुआ बोला। दोपहर तक सब हॉस्पिटल ही आ गए थे। रागिनी को भी रूम से शिफ्ट कर दिया गया था। वह बेड पर लेटी हुई मुस्कुराकर सबको देख रही थी, जो कर्तव्य से बच्ची को लेने के लिए थोड़ी बहसबाजी कर रहे थे। रिश्ते याद दिला रहे थे कि बच्ची उनकी भी कुछ लगती है, पर वह था कि किसी को उसे छूना तो दूर, देखने तक नहीं दे रहा था। ये बोलकर कि नहीं, ये अभी बहुत छोटी है, तो इसे बस मेरी गोद में ही रहने दें। आप सबके पास आकर ये रोने लग जाएगी। अच्छा, एक बार मुझे तो देखने दीजिए। रागिनी कर्तव्य की शर्ट पकड़कर खींचती हुई बोली कि अब तक उसने उसे देखा ही कहाँ था सही से। अच्छा ठीक है, बस 2 मिनट के लिए, कर्तव्य बोला, और अपनी गोद में आराम से सो रही अपनी बेटी को धीरे से रागिनी के पास लेटा दिया। ये कितनी क्यूट है। रागिनी प्यार से उसके गालों पर अपनी उंगली लगाती हुई बोली, तो रश्मि जी उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, बिल्कुल तुम पर गई है। अरे, आप भी कैसी बातें कर रही हैं, ये तो मेरे बेटे पर गई है। मनोरमा जी कर्तव्य के कंधे पर हाथ रखकर बोली, तो रहमानी जी भी फौरन ही बोली,
अरे अरे, ऐसा बिल्कुल नहीं है मनोरमा जी। रश्मि जी एकदम सही कह रही हैं। बच्ची तो अपनी माँ यानी कि रागनी पर ही गई है। देखो इसका रंग रूप। बिल्कुल भी नहीं, मनोरमा जी साफ इनकार करते हुए बोली। उन सबकी ये प्यारी सी नोकझोंक देखकर रागनी मुस्कुरा दी। फिर सोती हुई अपनी बेटी को देखती हुई मन ही मन बोली, ये जाए किसी पर भी, पर भगवान जी इसके हिस्से ढेरों खुशियां आए, इसकी जिंदगी बस खुशियों से भरी हो, इसे कभी कोई तकलीफ ना हो। कर्तव्य की ओर एक नज़र देकर, कभी इसके मम्मी पापा से दूर मत होने देना। यह उसका डर ही था, जो समय के साथ थोड़ा धुंधला जरूर पड़ गया था, पर आज तक खत्म नहीं हुआ था। उसने हल्का सा मुस्कुराकर बच्ची के माथे को चूम लिया कि उसी वक्त श्रद्धा भी परिस और समर के साथ वहां आ गई। सॉरी फॉर लेट, पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, वह सबकी तरफ देखकर बोली, तो सबने अपनी गर्दन हिला दी। देखो बेबी, आपकी मौसी आई है आपसे मिलने। श्रद्धा को देखकर रागनी अपने पास लेटी हुई अपनी बेटी से बोली। ओ रागनी, वह बच्ची है, कहाँ समझेगी अभी। श्रद्धा हंसकर बोली। पता है मुझे, रागनी पाउट बनाकर बोली। तो सब हंस दिए। 2 दिन बाद ही रागनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। घर आने के बाद उसके लिए नीचे वाला रूम ही साफ करवा दिया गया था, क्योंकि अभी डॉक्टर्स ने उसे सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए साफ मना किया था। रागनी के पास हर वक्त चाहे तो मनोरमा जी होती थी या फिर रहमानी जी। रश्मि जी भी उससे मिलने हर रोज आ जाती थी। और श्रद्धा, वह तो कुछ दिनों के लिए राणा हाउस में ही शिफ्ट हो गई थी। कर्तव्य तो पापा बनकर इतना खुश था कि उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। वह जब भी अपनी बेटी को देखता तो उसे उस पर उतना ही प्यार आता। कर्तव्य का अपनी बेटी के लिए इतना प्यार देखकर कभी कभी तो रागनी भी खींच जाती थी, और उसे यूं खींचता देखकर कर्तव्य को बड़ा मजा आता कि वह उसे और ज्यादा चिढ़ाने लगता। ऐसे ही 1.5 महीना बीत गया। आज नामकरण की रस्म रखी गई थी। सारी तैयारियां सबने मिलकर की थी, कोई कमी नहीं छोड़नी थी किसी ने भी। दिवेश जी भी दिल्ली से आ गए थे। रहमानी जी ने रागनी को तैयार किया। डार्क येलो कलर की साड़ी में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। रहमानी जी ने उसकी बलाएं ली। कुछ देर बाद ही नामकरण की रस्म शुरू हो गई थी। सबने अपनी अपनी नामों की लिस्ट बनाई हुई थी। जब पंडित जी ने नाम का पूछा तो सबने बढ़ चढ़कर नाम बताए। बहुत देर की बहसबाजी और सहमति के बाद सबने नाम डिसाइड कर लिया। मेरी राम्या, कर्तव्य ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूम लिया। रस्म पूरी होने के बाद कर्तव्य राम्या और रागनी को लेकर कमरे में आ गया, क्योंकि रागनी को भी बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। राम्या सो रही थी, इसलिए कर्तव्य ने उसे धीरे से बेड के बीचों बीच लिटा दिया। रागनी ने प्यार से अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर कर्तव्य की तरफ। कितनी प्यारी है ना ये, मेरी जान है। और मैं, रागनी ने धीरे से कर्तव्य के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम, सोचते हुए, तुम भी जान हो। पर सोती हुई रम्या की ओर देखते हुए, इससे कम। कर्तव्य से चिढ़ाता हुआ बोला। हद है प्रोफेसर, बेटी के आते ही बीवी की कोई वैल्यू नहीं। वह चिढ़कर बोली। हाँ तो, हाँ तो, जब कोई बेलू ही नहीं तो ठीक है, फिर शाम में मम्मी के साथ घर चली जाऊंगी। जब तुम्हारा मन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगा। अच्छा ठीक है, फिर रहिए, मैं जा रही हूँ। बुरी तरह से चिढ़कर वह बोली और उठ खड़ी हुई। कर्तव्य ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ ली और हंसते हुए बोला, अरे यार, मैं मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गई। पर अब आप मुझसे प्यार नहीं करते। वह रुआंसी होकर बोली। ओहो, रागनी को वापस से बिठाते हुए, अगर प्यार नहीं करता तो इतनी प्यारी बेटी कहाँ से आती। कर्तव्य उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से बोला। उसकी बात पर रागनी कुछ नहीं बोली। अरे मैं तो थोड़ा छेड़ रहा था, मजाक कर रहा था। पर तुम तो कान पकड़कर। अच्छा सॉरी, वह बोला। सच में मजाक ही कर रहे थे ना आप। हाँ मेरी जान, वह रागनी के माथे को चूमकर बोला। तो रागनी मुस्कुरा दी। उसने धीरे से अपने चेहरे को कर्तव्य के सीने में छुपा दिया। आई लव यू कर्तव्य, वह हौले से बोली। क्या? कर्तव्य को खुशी के साथ हैरानी हुई कि आज पहली बार उसने उसे प्रोफेसर की जगह उसके नाम से बुलाया था। एक बार फिर कहो। नहीं, वह शर्माते हुए बोली। एक बार और प्लीज। आई लव यू कर्तव्य, रागनी फिर से बोली।
और कर्तव्य की पीठ पर अपनी पकड़ कस दी। कर्तव्य हंस दिया और उसके बालों को चूमकर बोला, आई लव यू मेरी जान। और उसने उसे अपनी बाहों में और कस दिया कि तभी राम्या उठ गई और रोने लगी। रागनी और कर्तव्य दोनों एक दूसरे से अलग हुए। रागनी ने नामे सिर हिला दिया। उसने राम्या को अपनी गोद में उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद ही वह वापस सो गई। उसके वापस सोने के बाद रागनी ने उसे बेड पर लिटा दिया। कर्तव्य रागनी की गोद में सिर रखकर लेट गया। रागनी ने मुस्कुराकर बालों में अपनी उंगलियां घुमाना शुरू कर दिया। कर्तव्य ने भी सुकून से अपनी आंख बंद कर ली। रागनी ने झुककर उसके माथे को प्यार से चूम लिया। आज उसे महसूस हुआ कि कभी वह दोनों ही एक दूसरे के लिए इम्परफेक्ट थे, पर धीरे धीरे दोनों ही परफेक्ट सोलमेट हो चुके थे। कर्तव्य ने धीरे से उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा दी। उसके चेहरे की मुस्कान और बढ़ गई। रागनी ने उसके हाथ को चूम लिया। दी एंड।